जय हिंद ऑल ऑफ यू। एमपीपीएससी मेंस 2019 की वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तब आप इन्हें कई पार्ट में या कई भागों में तोड़ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत साथ ही हिमालय की उत्पत्ति, इन दो टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर चलना है। बेसिकली ये दो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक और सिद्धांत है जिसे जाने बगैर यह पूरा नहीं हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक्चुअल में जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का एक विकसित रूप है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की शुरुआत हुई थी 1910 से 1920 के बीच, जब अल्फ्रेड वेगनर सर ने यह कहा कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे जुड़े हुए थे, और जब ये जुड़े हुए थे तो इन्हें पेंजिया कहा जाता था। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से वो जुड़े हुए थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा यहां पर एक छोटा सा मेडागास्कर है। वहीं यहां पर पाई जाती थी ये जो आप देख रहे हैं इंडियन प्लेट। इसी के साथ यहां पर पाया जाता था एंटार्क्टिका महाद्वीप, और साथ में यहां पर हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया। यहां पर होता था दक्षिण अमेरिका, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका उत्तरी अमेरिका। इसके बाद जो ये पार्ट था ये था जो एशिया या यूरेशिया पार्ट कह सकते हैं, वह था। तो ये मैंने इसमें बीच में गैप रखा है ताकि आप समझ सके अच्छे से। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरेशिया, ये है इंडिया, ये है अंटार्कटिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये सब और भी कई सारे थोड़े छोटे छोटे पार्ट थे यहाँ पर। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे थे ये सब आपस में जुड़े हुए थे, इस पृथ्वी में कहना चाहिए इस तरीके से जुड़े हुए थे। तो ये जो कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक बड़ा, इसे हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। ये सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसका एक अलग नाम था, इसे बोला गया था पेंजिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसे कहते थे हम पेंजिया। जो ये स्थल भाला भाग होता था वह पेंजिया कहलाता था, और इसके बाहर जो पानी भरा होता था उसे हम बोलते थे पैंथालासा। इसे हम बोलते थे पैंथालासा। तो
अगर आप पृथ्वी देखेंगे तो मुख्यतः दो भागों से बना हुआ है, या तो महासागर या तो महाद्वीप। तो इन सब महाद्वीपों का जुड़ा हुआ हिस्सा कहलाता था पेंजिया, और जो बचा हुआ भाग जो महासागरों का हुआ करता था वह कहलाता था पैंथालासा। ये परिस्थिति कब थी? तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये सभी महाद्वीप कार्बोनिफेरस युग में एक साथ जुड़े हुए थे। अब ये कार्बोनिफेरस युग क्या है? कार्बोनिफेरस युग आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारे इतिहास या हिस्ट्री को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, वैसे ही भूगोल के इतिहास को भी अलग अलग युगों में बांटा गया है। उन्हीं में से एक है कार्बोनिफेरस युग। अब ये जो जुड़े हुए हैं सारे महाद्वीप, ये कार्बोनिफेरस युग में था। लेकिन जैसे ही यहां पर अंतिम ट्रियासिक युग आता है, कौन सा? अंतिम ट्रियासिक युग जब आता है यहां पे अंतिम ट्रियासिक युग, तो ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। लेकिन किस तरफ? तो ये बात याद रखिएगा कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो प्लवनशीलता का बल होता है, उसके कारण एक भाग उत्तर की तरफ और एक भाग दक्षिण की तरफ विभाजित होने लगा। अब जो विभाजित हुआ था, उत्तरी वाला भाग लॉरेशिया कहलाया था और दक्षिणी वाला भाग यहाँ पे गोंडवाना लैंड कहलाया था। लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब इसको मैं फिर वही डायग्राम के अनुसार बताऊंगा। आप चाहें तो इसे वीडियो को रोक के इसे बना सकते हैं और फिर इसके बाद जो मैं बनाऊंगा उसको भी बना लीजिएगा। तो ये जनरली इस पार्ट को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। देखिए, ये जो यहां से भाग अलग हुआ, ये अफ्रीका है, ये इंडियन प्लेट, ये मेडागास्कर, ये अंटार्कटिका, और यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया, और इसी के साथ यहाँ पाया जा रहा था ये है दक्षिण अमेरिका। तो आप देखिए, एक भाग उत्तर की तरफ चला गया और एक भाग दक्षिण की तरफ। किसका? पेंजिया का। पेंजिया दो भागों में टूट गया, और किस समय पर टूटा? अंतिम ट्रियासिक युग में। ऊपर वाले भाग को, इस ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जब भी आप इन्हें लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहां था। ये सभी पार्ट मिलकर ही बना लॉरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट था ये मिलकर बना गोंडवाना। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, और ये जो पार्ट थे इन सभी को जो गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और इसको कहा जाता है अंगारा लैंड। ये हुआ था अंतिम ट्रियासिक युग में। अब इसके बाद एक और युग आता है जिसे हम जानते हैं अंतिम क्रिटेशियस युग के नाम से। अंतिम क्रिटेशियस युग, पहले जो अंतिम ट्रियासिक युग में उत्तर और दक्षिण में बटा था पेंजिया, अब अंतिम क्रिटेशियस युग में यह पूर्व और पश्चिम में बट गया था। कुछ भाग
पूर्व की तरफ चला गया था और कुछ भाग पश्चिम की तरफ आ गया था। तो अब इसमें गोंडवाना का जो विभाजन हुआ था वह दिखा देता हूं आपको। ये देखिए यहां पे ये जो साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका था वह अफ्रीका से दूर हट गया था, और अफ्रीका के पास से जो अरेबियन प्लेट थी वह भी हट गई थी, और इसी क्रम में यहां पे जो इंडियन प्लेट थी वह भी कुछ हद तक दूर चली गई थी। अंटार्कटिका भी दूर चला गया था और ऑस्ट्रेलिया भी दूर चला गया था। तो आप देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है अरब, ये है इंडियन प्लेट, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है मेडागास्कर, ये है अंटार्कटिका। अब यहां समझिएगा कि इस तरीके से ये अंतिम क्रेटेशियस युग में पूर्व और पश्चिम दिशा में बट गए। लेकिन ये बटे क्यों थे? यहां पर इन्होंने इनके अलग होने का कारण क्या दिया? तो इन्होंने यहां पर पूर्व और पश्चिम में बटने का कारण दिया था ज्वारीय बल, यानी कि टाइडल फोर्स। अल्फ्रेड वेगनर कहते थे कि ज्वारीय बल के कारण ये पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बट गए थे। अब ये था जो सिद्धांत वह वेगनर सर का था कि ये जो कॉन्टिनेंट हैं पहले एक साथ थे, फिर जैसे जैसे युग बदल रहे थे, जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये सारे कॉन्टिनेंट, जैसा कि मैंने आपको इन डायग्राम्स में बताया है, ये फैल रहे थे, दूर जा रहे थे, अपने से दूर जा रहे थे। कारण भी बताया कि जब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में गए तो उसमें गुरुत्वीय बल और प्लवनशीलता का बल था, लेकिन जब पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ गए तो ज्वारीय बल काम कर रहा था, मतलब कि टाइडल फोर्स काम कर रहा था। लेकिन इन्होंने इसका प्रूफ, यानी कि कैसे प्रूफ दिया, कैसे साबित किया कि ये आपस में जुड़े ही हुए थे, क्योंकि ये तो एक परिकल्पना थी, एक सोच थी। तो इसके कई सारे आपको कारण दिए गए हैं वेगनर जी के द्वारा। वो कौन कौन से हैं वो समझते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने सबको आपस में एक साथ रख दिया था, तो हुआ क्या कि ये जो दक्षिण अमेरिका है ये फिट हो रहा था अफ्रीका से, अफ्रीका के पश्चिमी भाग से। जो अंटार्कटिका है वह अफ्रीका के दक्षिणी भाग से फिट हो रहा था। जो अरब है वह अफ्रीका के जो उत्तर पूर्वी भाग है उससे फिट हो रहा है। जो साउथ अमेरिका है कुछ हद तक, पूरा तो नहीं फिट होता, लेकिन कुछ हद तक यहां पे फिट होता है। तो इसे कहते हैं जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट मतलब ये कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप जब एक साथ लाए जाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से आसानी से फिट हो जाते हैं। और इस मतलब जो इस कल्पना को नाम दिया था उन्होंने जिगसॉ फिट, जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें सही लगती है। जब सारे कॉन्टिनेंट को हम मिलाते हैं तो आपस में इनके जुड़ने की संभावना काफ़ी प्रबल साबित होती है। अब यहाँ पर ये पहला इन्होंने प्रूफ दिया था या साबित किया था कि ये आपस में जुड़े हुए थे। दूसरा प्रूफ क्या था वो समझिएगा। जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका है ये आपस में जुड़े हुए थे। तो ब्राजील, यहां पर दक्षिण अमेरिका में जब आप देखोगे तो यहां पर ब्राजील है और यहां पर अंगोला है। तो यहां पर अंगोला है। तो जब यहां पर इनको आपस में जोड़ते हैं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को, तो
जो ब्राज़ील का डेलामेयर पर्वत है और अंगोला का प्री कैम्ब्रियन जो पर्वत है, इन दोनों के जीवाश्म वनस्पति सभी एक पाए जाते हैं। ये दूसरा था। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि जो ब्राज़ील और अंगोला की वनस्पतियों और चट्टानों या पर्वतों में समानता, ये दूसरा ले सकते हैं आप। इसके अलावा और क्या यहाँ पे प्रूफ दिए हैं इन्होंने? जब इन्होंने यह कहा कि यह गोंडवाना लैंड में बटा था, तो गोंडवाना लैंड में अगर ये सब एक ही साथ थे या उससे पहले भी जब एक साथ थे, तो इनकी वनस्पतियां एक साथ होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय पे ये सभी कॉन्टिनेंट अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम देखें, अंटार्कटिका ये साउथ पोल पे पाया जाता है। जो अफ्रीका है, इससे तीनों, चाहे वो कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो या भूमध्य रेखा हो, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर, सभी गुजरती हैं। इसी तरीके से कुछ स्थिति दक्षिण अमेरिका की है। इंडिया से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। तो यदि हम देखें, सभी की जलवायु अलग अलग है। अगर जलवायु अलग है तो इनमें पाई जाने वाली जो वनस्पति हैं, जो वनस्पति के जीवाश्म हैं, वह समान कैसे हैं? यह समानता इसी बात को साबित करती है कि ये सभी के सभी आपस में कभी ना कभी जुड़े हुए थे। एक ये इन्होंने चीज़ को साबित किया था। इसके अलावा ये देखिए, ये आपस में आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इनको अलग कर सकता था, लेकिन मैंने अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जो चीज़ें बताऊंगा उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि इनको साथ में शामिल करूं। एक्चुअल में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये यूरोप वाला पार्ट कह सकते हो और ये यूरेशिया के हिसाब से ये एशिया वाला पार्ट कह सकते हो आप। तो यूरोप में यहाँ पर जो आपको स्वीडन, नॉर्वे, जो आपका डेनमार्क, ये सारे देश मिलते हैं। यहाँ लैमिंग नाम का एक जो जीव है वह पाया जाता है। ये जब भी कहना चाहिए कि एक समय आता था, ये पश्चिम दिशा की ओर जाते थे। जब इस समय आप देख रहे हैं तो ये स्थल आपस में जुड़ा हुआ है। तो जब ये इस तरफ जाता होगा तो ये कनाडा जाता होगा। लेकिन जब ये स्थल अलग हो गए होंगे और जो लैमिंग है वो पश्चिम दिशा में भागा होगा, तो वह कनाडा तो पहुंचा नहीं होगा क्योंकि बीच में यहाँ पे पानी आ गया होगा। तो काफ़ी सारे जीवाश्म इनके पानी और कनाडा के क्षेत्र में पाए गए थे। यह भी साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे ये आपस में जुड़े हुए थे। ऐसे काफ़ी सारे तथ्य बताकर अल्फ्रेड वेगनर सर ने ये साबित किया था कि एक समय पर कार्बोनिफेरस युग में ये सभी स्थल आपस में जुड़े हुए थे और धीरे धीरे समय बीतने पर ये अलग हो गए। ये अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। होपफुली ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का जो विकसित रूप है वह कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब वह क्या है वो समझिएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको बताने से पहले मैं डिस्कस कर लूं कि क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कुछ कमियां थी। जी बिल्कुल, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कुछ कमियां ये थी। ये कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कमियां क्या थी, किस कारण से यह पूरी तरह नहीं माना जाता है। सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुछ कमियां इसमें भी थी। पहला कि गुरुत्वीय बल और प्लवनशीलता
बल के कारण जो उत्तरी और दक्षिणी भाग में ये बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल होने पर ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ते ना कि दूर जाते। इसके अलावा जो ज्वारीय बल की बात की इन्होंने कि ज्वारीय बल के कारण ये पूर्व और पश्चिम दिशा में बढ़ गए, तो ज्वारीय बल में याद रखिएगा कि आज जितना ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स पृथ्वी पर आता है उससे खरबों गुना ज्यादा आने पर ये दूर होते, लेकिन ये उस समय की बात कर रहे हैं जब कार्बोनिफेरस युग, मतलब यहां से अरबों खरबों साल पहले की बात कर रहे हैं, तब आप कहते हैं कि ज्वारीय बल इतना आया कि ये दूर चले गए। तो यह रूल भी फॉलो नहीं करता है, इस सिद्धांत को भी लोग सही नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं है। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले हमें प्लेट को समझना पड़ेगा, ये एक्चुअल में प्लेट है क्या, क्योंकि प्लेट समझे बिना आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्लेट को समझने से पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह कुछ इस तरह से है। ये जो आप सबसे केंद्र में देख रहे हैं ये पृथ्वी का कोर या क्रोड है। इसके बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है वह है मेंटल, और इस मेंटल के बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। तो ये जो पृथ्वी को मैंने अलग अलग भागों में विभाजित किया है वो क्यों, वो समझिएगा। ये जो क्रस्ट है ये एक्चुअल में जीरो से लेकर 100 किलोमीटर या जीरो से लेकर 30 किलोमीटर अपना कहना चाहिए मोटाई है इसकी। ये मैंने अलग अलग क्यों बताया है, एक्चुअल में जो 0 to 30 किलोमीटर है यह IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इस संस्था के द्वारा इसकी मोटाई बताई गई है, भूपर्पटी की मोटाई बताई गई है 0 से 30 किलोमीटर यानी कि 0 to 30 किलोमीटर। वहीं अन्य स्रोतों से इसकी मोटाई मिलती है हमें 0 से 100 किलोमीटर। इसके अलावा इसके और अंदर जाने पर, हालांकि ये इससे ज़्यादा कहना चाहिए कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक मोटाई पे है। वहीं इसके केंद्र से क्रोड की सीमा तक 2900 से 6370 किलोमीटर गहरा है। तो सबसे पहले समझिएगा ये क्रोड है, क्रोड के बाद मेंटल है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है। जो क्रस्ट की मोटाई है वो 0 to 30 IUGG के अनुसार है, 0 to 100 किलोमीटर अन्य स्रोतों के अनुसार है। इसके अलावा 100 से 2900 किलोमीटर मेंटल की मोटाई है, और 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर जो कि क्रोड के केंद्र तक है, क्रोड की मोटाई है। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर का, इसमें हमें समझना है क्रस्ट को। क्रस्ट को क्यों, क्रस्ट को मैंने मोटा इसीलिए बनाया क्योंकि आप यहां पे आसानी से समझ सकें। मैं यहां पे प्लेट्स बनाने वाला हूं। ये जो मेंटल है, ये मेंटल स्थल मंडल की अपेक्षा, क्रस्ट को हम स्थल मंडल भी कह सकते हैं, और जो मेंटल है इसे हम दुर्बल मंडल, ये आप समझ लीजिए। क्रस्ट को हम बोलते हैं स्थल मंडल और मेंटल को हम बोलते हैं दुर्बल मंडल। स्थल मंडल को जब आप देखेंगे तो
ये जो मोटा वाला भाग मैंने आपको बताया ये स्थलमंडल है। यहां पर कुछ इस तरह से ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं को कहा जाता है प्लेट। ये प्लेट इस दुर्बल मंडल या मेंटल के ऊपर तैर रही होती हैं। एक्चुअल में ये स्थल मंडल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सियाल। अच्छा, स्थल मंडल को इंग्लिश में हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वहीं दुर्बल मंडल को एस्थेनोस्फीयर। तो जो स्थल मंडल है वह किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, इसलिए इसे बोलते हैं ये सियाल का बना है। वहीं मेंटल या दुर्बल मंडल सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, जिसे हम Ma से डिनोट कर देते हैं, इसे आप लिखेंगे तो सीमा, ये सीमा का बना हुआ होता है। तो दुर्बल मंडल में जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और इसका जो घनत्व है मेंटल का, इसका घनत्व ज़्यादा होता है किससे? क्रस्ट से। इसी वजह से ये प्लेट इसके ऊपर तैर रही होती हैं। वहीं क्रोड की बात करूं तो ये निकल प्लस फेरस यानी निफे से मिलकर बना हुआ है। अब इन प्लेट्स पे आता हूं मैं, तो समझ में आ गया। सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए कि ये प्लेट पाई कहां जाती है, तो ये प्लेट पाई जाती है स्थल मंडल में, यानी कि क्रस्ट में या लिथोस्फीयर में, जो कि सियाल यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किसके ऊपर ये तैर रही होती हैं? तो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही होती हैं, जो कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम यानी सीमा का बना हुआ है। यहाँ मैग्नीशियम को Ma लिखा जाता है। जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट कितने प्रकार की होती हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्लेट 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो होती है महासागरीय प्लेट। अब ये कैसी प्लेट होती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मान के चलिए ये एक प्लेट है जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है। ये पानी महासागरों के रूप में भरा हुआ है, तो इस प्लेट को हम बोलते हैं महासागरीय प्लेट। इसका एग्जाम्पल है प्रशांत महासागर। इसके अलावा जो दूसरा होता है महाद्वीपीय प्लेट। मान के चलिए कि किसी जगह पर आपको इस तरह की प्लेट जो कि स्थल से बनी हुई है, तो इसको कहा जाता है महाद्वीपीय प्लेट। मतलब पानी नहीं होता है, यहाँ पर भूमि होती है, स्थल भाग होता है, तो इसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट। तीसरा इसका प्रकार होता है मिश्रित प्लेट। मिश्रित प्लेट जहां पर कुछ भाग स्थल का और कुछ भाग पानी का हो, इसे बोला जाता है मिश्रित प्लेट। अच्छा, जो महाद्वीपीय प्लेट है इसका एग्जाम्पल आप इंडिया प्लेट को ले सकते हैं, या तो जो यूरेशियन प्लेट है उसको ले सकते हैं। और मिश्रित प्लेट का यहाँ पर प्रकार आप जो अमेरिकी प्लेट है उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से होपफुली ये जो प्लेट हैं इनके प्रकार समझ में आए होंगे। अब प्लेट, जो महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और मिश्रित प्लेट है, ये तो आपने इसकी जो भाग हैं जिसमें जो भी पदार्थ ज़्यादा होता है उसके हिसाब से समझा, लेकिन ये प्लेट होती कितनी है तो याद रखिएगा, नासा के अनुसार जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके अनुसार 100 से ज़्यादा प्लेटें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं,
लेकिन अभी तक सिर्फ 20 छोटी लगभग 20 प्लेटें हैं वो छोटी प्लेटें यहाँ पर पता चली हैं, और जो बड़ी प्लेटों की संख्या है वह 6 है। जी हाँ, जो बड़ी प्लेटों की संख्या है वह 6 है। वह कौन कौन सी है? तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, पहला प्रशांत सागर प्लेट या प्रशांत महासागर प्लेट। इसके अलावा दूसरा अमेरिकी प्लेट, तीसरा अफ्रीकी प्लेट, चौथे की मैं बात करूं तो चौथा है यहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन। जी हां, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो एक ही प्लेट का भाग है। पांचवा है यहां पे यूरेशियन प्लेट, और छठवा है यहां पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्लेट। तो ये कुल 6 प्लेटें हैं जो नासा के अनुसार सबसे बड़ी प्लेटें हैं इस पृथ्वी की। इसी के बारे में जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आगे बात करूंगा तो इन्हीं प्लेट्स को लेकर बात करूंगा। अब ये प्लेटें कोई हल्की भी होती हैं, कोई भारी भी होती हैं। तो होपफुली ये प्लेट्स कहाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किसने यह बताया है प्लेटों के बारे में, ये आपको सभी को पता चल गया है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो प्लेट का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो कनाडा के जो टूजो विल्सन हैं, उन्होंने इस प्लेट के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और इसी वजह से हम जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो आज हम पढ़ रहे हैं वह बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, आप इसे अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड वैसे तो मैं आज टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ वो हिमालय की उत्पत्ति को लेकर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया कब था और यह काम कैसे करता है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, वैसे तो यह 1962 में हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या है वह 1967 में जो पार्कर सर हैं, मैकेंजी पार्कर, प्लस यहां पे एक और व्यक्ति हैं होम्स, और भी कई सारे वैज्ञानिक थे जो इससे जुड़े हुए थे। इन्होंने एक मॉर्गन सर भी, एक और याद रखिएगा मॉर्गन सर, उनका भी नाम काफ़ी जाना जाता है, मॉर्गन सर। इन चारों ने, और भी हैं व्यक्ति, इन्होंने मिलकर, मुख्यतः मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन का नाम और होम्स का नाम कुछ हद तक ज़्यादा आता है, तो इन्होंने जो वैज्ञानिक व्याख्या की थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की, लेकिन उससे पहले हैरी हेस ने बता चुके थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। चूंकि इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या की थी तो इन्होंने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक्सप्लेन किया था। वो कैसे कॉन्सेप्ट थे वो समझिएगा। जो मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं वो तो आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के जो स्थलमंडल है उसकी जो 100 किलोमीटर तक की मोटाई वाली स्थलमंडल की सीमा है, वहीं पर प्लेट्स पाई जाती हैं। अब इन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसी को सही साबित किया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो वैगनर सर ने कहा था कि महाद्वीप या कॉन्टिनेंट पहले एक थे और दूर हुए, लेकिन जो उन्होंने कारण दिए थे, जो कमियां दी थी कि ज्वारीय बल के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ये आपस में एक साथ नहीं रह पाए,
तो इन्होंने इन कमियों को पूरा किया और एक ऑथेंटिक रीजन दिया कि क्यों ये कॉन्टिनेंट दूर हुए। एक्चुअल में क्या है कि हमने देखा कि पृथ्वी का बीच वाला भाग क्रोड है, सबसे बीच वाला भाग क्रोड है। इसके मध्य में जो भाग आता है इसे हम बोलते हैं मेंटल या दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर। इस एस्थेनोस्फीयर या मेंटल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ? रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। ये अल्फा, बीटा, गामा रेस के रूप में जाने जाते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं या रेडियो एक्टिव मैटर हैं, इनके कारण इस मेंटल या दुर्बल मंडल में उथल पुथल चालू हो जाती है। और जब इसमें उथल पुथल चालू होती है तो इसी पर तैरने के कारण ये प्लेट्स भी अपनी जगह से अलग अलग दिशा में जाने लगती हैं। ये दिशाएं ही निर्धारित करती हैं कि किस चीज की उत्पत्ति होगी। वो मैं समझाता हूं यहां पर कि किस चीज की उत्पत्ति से मेरा क्या तात्पर्य है। मेरा तात्पर्य है कि भूकंप आएगा, या कोई चट्टान बनेगी, या कोई भ्रंश बनेगा, या सुनामी आएगी, या ज्वालामुखी फटेगा। ऐसी कौन सी स्थिति हमारे साथ घटित होगी इन प्लेटों की अपेक्षाकृत एक दूसरे के आसपास जाने, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आने पर, या एक दूसरे से दूर जाने पर, या पैरेलल जाने पर। ये इन प्लेटों की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन इन प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, वह किसकी वजह से हो पाता है? तो वह रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से हो पाता है। अब ये समझिएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने बताया कि प्लेट्स हिलती कैसे हैं, तो वह तो आप समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा हिलती हैं। लेकिन ये 3 तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जब एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट आपस में टकराती हैं तो इन्हें अलग नामों से जाना जाता है। जब दो प्लेटें, चाहे वो भारी हो या ना हो, जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इन्हें अलग नामों से जाना जाता है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल जा रही होती हैं, ये इनके साथ नहीं रहेंगी, ये इनका अलग वर्जन है, पैरेलल यानी कि समानांतर जा रही होंगी, तब अलग हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इन प्लेट्स को हम किन किन नामों से जानते हैं वो समझिएगा। इन प्लेट्स को हम कहते हैं समानांतर प्लेट। जी हाँ, समानांतर प्लेट जो आपस में टकराती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अभिसारी प्लेट। और जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, इन्हें बोलते हैं हम अपसारी प्लेट। होपफुली यह समझ गए होंगे आप। अपसारी प्लेट को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट इंग्लिश में। अभिसारी को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग प्लेट। और समानांतर प्लेट को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट। तो इसका इंग्लिश नाम भी याद करते चलिएगा। समानांतर प्लेट को बोला जाता है पैरेलल प्लेट, कन्वर्जिंग प्लेट मतलब कि अभिसारी प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट मतलब कि अपसारी प्लेट। अब ये तीनों के रिजल्ट जो आप देखेंगे वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जो मैं यहां पर बनाने वाला हूं वो है समानांतर प्लेट। देखिए, जब पृथ्वी में ये क्रोड और ये मेंटल, इसके
एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो इनके बीच कोई टकराव, कोई क्षरण नहीं होगा। बस हल्का सा इनके बीच में जो टकराव होगा उसकी वजह से भ्रंश का निर्माण होता है। इसी वजह से जो इसमें भ्रंश मिलते हैं हमको, जो पृथ्वी में देखने मिलते हैं, उन भ्रंशों का निर्माण होता है। जैसे कि जो कहना चाहिए कि एक सान फॉल्ट है कैलिफोर्निया के पास अमेरिका में, वो इसी घटना के कारण है, जो कि समानांतर प्लेट के चलने के कारण होता है। तो इन प्लेट्स के चलने के कारण भ्रंशों का निर्माण होता है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इनका बहुत ही कम आपको क्वेश्चन पूछा गया है कभी भी। जो दूसरी प्लेट है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ले सकते हैं यहाँ पे अपसारी प्लेट। अब इससे पहले कि मैं आपको इन प्लेट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूं, एक मैप बना देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ये ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा होगा आपको। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ये आपको छोटा सा एक विश्व मैप मतलब सॉरी वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सारी प्लेट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। अब सारी प्लेट, जिसे हम डाइवर्जिंग प्लेट भी कहते हैं, इस प्लेट में एक्चुअल में होता क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो जो पृथ्वी का ये क्रोड भाग है और ये मेंटल है, मान के चलिए ये वो प्लेटें हैं जो आपस में एक साथ थी। जब ये इस तरीके से रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मेंटल में जो मैग्मा भरा हुआ होता है, ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये मेंटल में भरा हुआ या दुर्बल मंडल में भरा हुआ मैग्मा है। तो इनके दूर जाने पर, इन प्लेट्स के दूर जाने पर ये मैग्मा मेंटल से निकलकर या दुर्बल मंडल से निकलकर यहां आके इकट्ठा हो जाता है और जम जाता है, जिससे एक नई प्लेट का निर्माण होता है। ये जो आपको रेड कलर की नई प्लेट दिखाई दे रही है, ये एक नई प्लेट यहाँ पर बन जाती है और यहाँ पर एक नई आकृति हमें स्थलमंडल में दिखाई देती है। इसी वजह से इसे डाइवर्जिंग प्लेट या एक रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अपसारी प्लेट क्या होती हैं? ये कई सारे, कहना चाहिए, जो पृथ्वी में रचनाएं निर्मित होती हैं उसका एक कारण भी है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि दो प्लेटें अलग हुई तो उससे तीसरी एक नई आकृति उभर के आई, या नया यहाँ पे
जो आपका महासागर या महाद्वीप देखने को मिला। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? तो उसका एग्जाम्पल है ये जो आपको मध्य अटलांटिक महासागर देखने को मिल रहा है, ये इसी का एग्जाम्पल है। इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है आपके सामने। जब यहाँ पे दो प्लेट्स दूर गई तो ये जो मैग्मा की जगह पे कहना चाहिए जो प्लेट्स थी जहाँ पानी भर चुका है, अब जैसे इस प्लेट के ऊपर अगर पानी भर जाए तो ये कौन सी आकृति धारण कर लेगा? महासागरीय प्लेट की। तो यहाँ पे कौन सी महासागर? यहाँ पे मध्य अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। ये अपसारी प्लेट का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, तब एक तीसरी नई रचना का निर्माण होता है। वो किसके कारण? अपसारी प्लेट। इसीलिए इसे रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। सो होपफुली ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और इससे क्या बना है? तो मध्य अटलांटिक महासागर। सो होपफुली ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा तीसरा। ये पहला हमने समझ चुके हैं, यहाँ पर पहला हमने समझा यहाँ पे जो समानांतर प्लेट, दूसरा हमने पढ़ लिया यहाँ पे अपसारी प्लेट। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी पढ़नी है हमें, अभिसारी प्लेट। यही अभिसारी प्लेट आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताएगा। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसको पूरा देखिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा हिमालय की उत्पत्ति। तो अब अभिसारी प्लेट बताता है, जिसे हम कन्वर्जिंग प्लेट भी कहते हैं। अभिसारी प्लेट तीन पार्ट में डिवाइड की जाती हैं। कैसे? चूंकि अभिसारी प्लेट यह कहता है कि दो प्लेटें आपस में टकराएंगी। ठीक है, अभिसारी प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक प्लेट बड़ी हो सकती है और एक प्लेट छोटी। एक प्लेट और दूसरी प्लेट लगभग दोनों बराबर हो सकती हैं, या एक कुछ हद तक ज्यादा बड़ी, एक कुछ हद तक कम बड़ी। पहली वाली यहां पे हल्की हो सकती है, दूसरी वाली भारी। तो ये कई सारी कंडीशंस हैं किसकी? अभिसारी प्लेट की। अब इन्हीं कंडीशंस पर बेस है हिमालय की उत्पत्ति। कैसे? मैं एक समझाऊंगा यहां पे। सबसे पहले तो भारी प्लेटें कौन सी होती हैं लगभग? तो यहां पे समझिएगा, जो महासागरीय प्लेट होती है यह भारी होती है। जो महाद्वीपीय प्लेट होती है ये हल्की होती है। इसके अलावा जो मिश्रित प्लेट होती है ये डिपेंड करता है कि उसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, मतलब महासागर या स्थल भाग, कौन सी चीज़ उसमें ज़्यादा हद तक है जिसकी वजह से वह हल्की या भारी होगी। तो महासागरीय प्लेट भारी है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की है। इसी पर तीन कंडीशंस बनती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो समझिएगा। पहली कंडीशन ये है कि जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराएं आपस में। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि महासागरीय और महासागरीय प्लेट ही टकराएं आपस में। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराएं आपस में।
समझिएगा, जब महासागरीय और महाद्वीपीय कट टकराएं, जब महासागरीय और महासागरीय ही टकराएं, और जब महाद्वीपीय महाद्वीपीय टकराएं, तीनों कंडीशंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बारे में। इसमें होता क्या है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट में? महासागरीय प्लेट भारी हो गई, महाद्वीपीय प्लेट हल्की हो गई। अब ये जो महासागरीय प्लेट है और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराने वाली हैं। आप मुझे सोचकर बताइए कि कौन सी प्लेट नीचे रह जाएगी और कौन सी प्लेट ऊपर चली जाएगी। आपका जो भी आंसर है आप उसे बता सकते हैं या अपने पास लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक बड़ा सा ट्रक और एक छोटी सी बाइक आपस में आके टकराती हैं, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी गाड़ी ऊपर जाएगी और कौन सी गाड़ी नीचे रह जाएगी। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि जो छोटी सी बाइक है वो उछल के ऊपर चली जाएगी और जो भारी सा ट्रक है वो नीचे ही रह जाएगा। यही चीज यहां भी देखने को मिलती है। ये जो महासागरीय प्लेट है आप इसे ट्रक के रूप में देखिए, और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है आप इसे बाइक के रूप में देखिए। जब जो ट्रक है वो बाइक यानी महासागर महाद्वीप से टकराएगा, तो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो उछलकर ऊपर आ जाएगा और जो महासागरीय प्लेट है वो नीचे चला जाएगा। अब यहां इस स्थिति में समझिएगा कि जब ये प्लेट नीचे की तरफ धंसती है और ये प्लेट ऊपर की तरफ उठती है, तो सबसे पहला जो इसमें परिणाम देखने को मिलता है वो ये कि ये जो भारी प्लेट होती है, चूंकि पृथ्वी के नीचे धंसने पर दुर्बल मंडल होता है यानी कि अधिक घनत्व वाली जगह होती है, तो वहां पर ये टूट जाती है। ये प्लेट टूट जाती है, टूट के बिखर जाती है, और इस क्षेत्र को कहा जाता है बेनिंग ऑफ जोन। क्या कहा जाता है इसे? बेनिंग ऑफ जोन। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब जब ये प्लेट टूटती है तो यहां पर कुछ और भी परिणाम देखने को मिलते हैं कि बेनिंग ऑफ जोन तो बना, लेकिन दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? चूंकि एक भारी है और एक हल्की, तो सबसे पहला परिणाम क्या निकलेगा वो समझिए कि जब दो प्लेटें अब भाई कोई दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं तो हिल जाते हैं, और हिलने को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे भूकंप। तो पहला रिजल्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो भूकंप। अब चूंकि ये प्लेटें एक बार टकराई हैं, अब जितनी बार टकराएंगे उतनी बार भूकंप आएगा, इसलिए आपको कई बार ये भूकंप देखने को मिल जाते हैं। तो पहला परिणाम तो भूकंप। दूसरा परिणाम कि पहले ये प्लेट जब एक दूसरे के पास जा रही थी तो समतल थी, लेकिन एक समय आने के बाद देखिए ये उथला हुआ भाग हो जाएगा और ये निर्माण करता है पर्वत या पहाड़ का। तो जो दूसरा रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो दूसरा रिजल्ट कौन सा है कि भूकंप के बाद आप यहां पे पर्वत या पहाड़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा रिजल्ट जो होता है कि अगर और ज्यादा यहां पे टकराव हो तो तीसरा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा ज्वालामुखी। जब टकराव और ज्यादा हो तो क्या देखने को मिलेगा? ज्वालामुखी। तो भूकंप भी देखने को मिलेगा, पर्वत पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, और तीसरा ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा। तो अब इसका एग्जाम्पल, चूंकि मैंने यहाँ पे दोनों में एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो यानी कि समानांतर प्लेट हो, चाहे वो दूसरी अपसारी प्लेट हो यानी कि डाइवर्जिंग प्लेट हो, या तीसरी अभिसारी प्लेट या कन्वर्जिंग प्लेट हो, सब में एग्जाम्पल दोनों में एग्जाम्पल दिए हैं। तो कन्वर्जिंग प्लेट यानी कि अभिसारी प्लेट में भी एग्जाम्पल दूंगा। तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के लिए एग्जाम्पल है
यदि आप देखेंगे तो ये पृथ्वी में यहां पर ये है प्रशांत महासागर और ये है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। तो एक है महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट का एग्जाम्पल है प्रशांत महासागर प्लेट। एक है महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल है उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या पूरी ही अमेरिकन प्लेट। तो एक है महासागरीय प्लेट और एक है महाद्वीपीय प्लेट। मैंने बताया जब दोनों आपस में टकराएंगी तो कुछ परिणाम निकलेंगे। पहला भूकंप, दूसरा पर्वत पहाड़ और तीसरा ज्वालामुखी। अब देखिए ये प्रशांत महासागर प्लेट इस अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो क्या आने की संभावना रहेगी? वहां पे भूकंप। भूकंप के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? पर्वत या पहाड़। तो यहीं पर देखिए आप एक तरफ आपको रॉकी माउंटेन दिखाई देगा और एक तरफ एंडीज जो कि आपका पर्वत और पहाड़ का, और यहीं पर पाए जाएंगे ज्वालामुखी। यहीं पर पाए जाएंगे आपके ज्वालामुखी। इसी वजह से जो प्रशांत महासागर का ये वाला क्षेत्र या प्रशांत महासागर से जो गोल सर्कल दिखाई देता है वो रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर जिस तरफ भी टकराएगा उस तरफ भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत पहाड़ बनने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसी क्रम में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पर्वत पहाड़ और ज्वालामुखी देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रॉकी और एंडीज। सो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने का रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल गया होगा। अब बात करेंगे हम महासागरीय और महासागरीय प्लेट के टकराने की। अब जब यहां पे महासागरीय और महासागरीय दोनों प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है? अब आप बोलेंगे कि सर महासागरीय और ये महासागरीय दोनों ही इक्वल होंगी, लगभग दोनों ही मोटी होंगी। अब क्या होगा? तो देखिए जब दोनों ही बराबर की हों तो उसमें भी कंपैरिजन देखने को मिलता है। एक कुछ ज्यादा बड़ी महासागरीय प्लेट हो सकती है और एक कुछ हल्की या छोटी। ये कैसे पॉसिबल है? तो यहां पे याद रखिएगा ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये फिलीपींस वाला जो क्षेत्र है, फिलीपींस सागर भी एक प्लेट है। लेकिन जैसे मैंने बताया था दो तरीके की प्लेट पाई जाती है, एक हल्की प्लेट होती है और एक भारी प्लेट होती है, या छोटी प्लेटें भी होती हैं। छोटी प्लेट मैंने बताया नासा ने 6 बड़ी प्लेटें और लगभग 20 छोटी प्लेटों के बारे में बताया है। वैसे तो 100 हैं लेकिन जो अभी तक जान पाए हैं वो 20 छोटी प्लेटें हैं। उनमें से एक फिलीपींस प्लेट भी है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अरब, ये भी एक छोटी प्लेट है। मेडागास्कर जो इधर पे है वो भी एक छोटी प्लेट है। सेशल्स जो है वो भी एक छोटी प्लेट है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं छोटी प्लेटों के। तो ये जो छोटी प्लेटें हैं ये छोटी प्लेट का एग्जाम्पल हो गया। तो महासागरीय प्लेट मतलब कि फिलीपींस सागर जो आप देखते हैं, आप मैप में जाके देखिएगा आपको फिलीपींस सागर देखने को मिलेगा। ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटी महासागरीय प्लेट और बड़ी महासागरीय प्लेट, ये जब आपस में टकराएंगी तो सिंपल सी चीज है, क्या होगा? फिर वही एग्जांपल कि जो भारी चीज या बड़ी चीज होगी वो नीचे ही रह जाएगी और हल्की चीज ऊपर हो जाएगी। लेकिन यहां पे समझिएगा दोनों महासागरीय है, तो जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो भारी प्लेट होगी वो टूट जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी
वो भी लगभग कुछ हद तक टूट जाएगी चूंकि महासागरीय प्लेट है। तो इनके बीच में एक गड्ढे का निर्माण होगा, इनके बीच में एक गड्ढे का निर्माण होगा। ये गड्ढे का जो निर्माण होता है इसे बोलते हैं हम गर्त। पहला तो यहां पे अब रिजल्ट क्या निकलेगा वो समझिएगा। जब दो प्लेटें टकराएंगी तो फिर वही सेम भूकंप, लेकिन जब पानी में भूकंप आता है तो उसे हम कहते हैं सुनामी। तो इसका एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सुनामी। जो पिछला वाला एग्जाम्पल था उसमें भी सुनामी देखने को मिल सकता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा गर्त। और जब यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने एक मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त सुना होगा। जी हां, अब इसका भी एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं। देखिए, जब प्रशांत महासागर फिलीपींस सागर से टकराता है तो फिलीपींस सागर छोटी प्लेट, प्रशांत महासागर बड़ी प्लेट, इन दोनों के टकराव पर एक गर्त का निर्माण होगा, एक गड्ढे का निर्माण होगा। और ये गड्ढा मैरियाना ट्रेंच, जिसकी जो गहराई है लगभग 11,000 किलोमीटर की है, तो मैरियाना ट्रेंच के नाम से इस गर्त का निर्माण हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल था? महासागरीय और महासागरीय, जिसमें एक तरफ फिलीपींस सागर और प्रशांत महासागर प्लेट आपस में टकरा रही थी। सो होपफुली अभिसारी प्लेट में ये दूसरा जो प्रकार था महासागरीय महासागरीय प्लेट के टकराने का, वह भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरी और सबसे फाइनल अभिसारी प्लेट के टकराने की, क्योंकि इसी से भारत के हिमालय, भारत या कहना चाहिए उससे जुड़े हुए देशों के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। वो कैसे है वो समझिएगा। अब यहां पे हेडिंग ही है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। देखिए यहां पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हेडिंग ही डाल देता हूं मैं यहां पे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अभी हमने अभिसारी प्लेट के 3 प्रकार देखे। पहला प्रकार था कि जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो क्या होता है। इस एग्जाम्पल में हमने महासागरीय और महाद्वीपीय में हमने देखा था यहां पे प्रशांत महासागर की प्लेट को। दूसरा हमने देखा महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट में हमने प्रशांत महासागर और अमेरिकी प्लेट का टकराना देखा था। दूसरे में हमने देखा महासागरीय और महासागरीय प्लेट का टकराना। इसका एग्जाम्पल था जब प्रशांत महासागर फिलीपींस सागर से टकरा रहा था। अब तीसरा जो एग्जाम्पल, मतलब तीसरा जो प्रकार है इसका, वो समझिएगा, जब एक महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तब क्या होता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेके चलना है, तो पहले तो मैं इसकी प्रोसेस बता दूं, फिर इसके बाद मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि जब यहां पर एक महाद्वीपीय और दूसरी महाद्वीपीय, फिर वही चीज जैसे महासागरीय और महासागरीय में हमने देखा था सबसे बड़ी महासागरीय और सबसे छोटी महासागरीय, ऐसे ही यहां पर एक बड़ी महाद्वीपीय प्लेट और एक छोटी महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है। अब यहां पर समझिएगा कि जब दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें हों तो यहां पे ज्वालामुखी बनने की संभावना बहुत हद तक कम होती है। जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो जो अपेक्षाकृत मोटी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है और ये बेनी ऑफ जोन कुछ हद तक
सीमित होता है, जो टूटता है, और यहां पर टकराने पर ये जो छोटी प्लेट है ये ऊपर आ जाती है। तो यहां पे जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वो रिजल्ट दो होते हैं। इसे याद रखिएगा, इसे बेनियोफ जोन कहते हैं। जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो परिणाम क्या होते हैं? जब एक हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है और भारी प्लेट नीचे आ जाती है, तो पहला परिणाम यहाँ भूकंप आने की संभावना यहाँ होती ही है, लेकिन हमेशा आए ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा परिणाम जो हमें देखने को मिलता है, ये तो पहला है, दूसरा परिणाम जो देखने को मिलता है वही पर्वत या पहाड़ बनने का, ये संभावना सबसे प्रबल होती है। तो सबसे पहले तो आप इसकी प्रोसेस समझ गए होंगे कि जब एक बड़ी महाद्वीपीय प्लेट दूसरी उससे छोटी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो बड़ी महाद्वीपीय प्लेट नीचे चली जाती है और कुछ हद तक कम मात्रा में बेनियोफ जोन का निर्माण होता है। और जब ये टकराती है तो यहाँ भूकंप तो आता ही है, साथ में यहाँ पर पर्वत बनने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। अब जो इससे निर्माण होते हैं पर्वत पहाड़, वो फोल्डिंग माउंटेन भी होते हैं। काफ़ी हद तक ये रिजल्ट देखने को मिला है कि वो फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, वलित पर्वत होते हैं। इसी वजह से हिमालय को एक नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। तो वलित पर्वतों में आप किसको लिखेंगे? हिमालय के पर्वत को। ये प्रोसेस समझने के बाद अब मैं यहां पर आपको डायग्राम बना के बताता हूं। देखिए, जब हमने अंतिम क्रिटेशियस युग में ये जो मैंने बताया था कि अंतिम क्रिटेशियस युग में सब दूर दूर चले गए थे लगभग। ये था दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरेशियन प्लेट। तो ये है यूरेशियन प्लेट जो कि अंगारा लैंड का पार्ट थी, और ये थी यहां पर इंडियन प्लेट। जी हां, अगर आप इसे समझना चाहेंगे कि इंडियन प्लेट कैसी थी, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो ये है, इसके अलावा जो पश्चिमी भारत है वो ये है, और जो सिंध वाला क्षेत्र और कुछ हद तक फारस के क्षेत्र में जाता है वो ये वाला पार्ट है। तो ये है इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। अब आप खुद देखिए, यूरेशियन प्लेट बड़ी है और इंडियन प्लेट छोटी। जब एक भारी प्लेट हल्की प्लेट से टकराती है या बड़ी प्लेट छोटी प्लेट से टकराती है तो छोटी प्लेट ऊपर आ जाती है और भारी प्लेट नीचे चली जाती है। तो जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो होगा क्या कि जो इंडियन प्लेट है या जो छोटी प्लेट है वह ऊपर आ जाएगी और जो बड़ी प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट है वो नीचे चली जाएगी। तो ये भाग नीचे धंसेगा और ये भाग ऊपर उठ जाएगा। और जब ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराती है तब यहां पर हिमालय की उत्पत्ति होती है। वह कैसे, इस डायग्राम को आप यहां पे देखिएगा, चूंकि मैं समझा चुका हूं इस चीज को। तो पहला परिणाम तो यहां इसी वजह से भूकंप आने की संभावना नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती है। तो पहला परिणाम तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं यहां पे ये मिटा के ये वाली चीज बना रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, जब यूरेशियन प्लेट
जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई तो इन दोनों के टकराने पर, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट, और इस तरह टकराने पर यहाँ पर पर्वत या पहाड़ की उत्पत्ति हुई और आज जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये जो संरचना है, सिर्फ इस संरचना को मैं बताता हूँ यहाँ पे कि जो भारत है तो ये जो पहाड़ है, ये जो हिमालय है, कुछ इस तरीके से, ये हिमालय कुछ इस तरीके से बन गया और इस तरह हुई थी हिमालय की उत्पत्ति। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के किस प्रकार के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो अभिसारी प्लेट का तीसरा प्रकार है, जब महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, तब यहाँ पर पर्वतों या पहाड़ों की उत्पत्ति होती है, जिसे हमने यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति के नाम से भी जान लिया है। सो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझ सकते हैं और किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, कौन कौन से युग में ये घटनाएं हुई थी। इन सभी फैक्ट्स को आप नोट डाउन करिएगा। कोई भी परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।